नमस्कार दोस्तों, इंफ्राडोज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से, जहां पर मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को 300 हेक्टेयर्स ऑफ ओवर लैंड मिल चुकी है इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर। और फाइनली इसके चलते आप कह सकते हैं कि ये कॉरिडोर प्रोग्राम टेक ऑफ कर पाएगा। दोस्तों, एमपीआईडीसी काफी लंबे समय से प्लानिंग कर रही थी कि इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर काम स्टार्ट किया जाए, लेकिन लैंड प्रॉब्लम के चलते काम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाया। कुल मिलाकर 1177 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इसके लिए जरूरी है, और उसमें से 954 हेक्टेयर्स प्राइवेट लैंड है, जबकि 222 हेक्टेयर्स गवर्नमेंट लैंड है। अभी तक ऑलमोस्ट 475 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड एमपीआईडीसी को मिल चुकी है, और अब क्योंकि 300 हेक्टेयर्स ऑफ और लैंड उनको मिलने जा रही है, तो इसके चलते 19.6 किलोमीटर का इकोनॉमिक कॉरिडोर अब बन पाएगा, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द लैंड उनके पास में आ चुकी है। ये एक टाइप की इकोनॉमिक बेल्ट होगी, जहां पर रोड कनेक्टिविटी के साथ साथ इसके अगल बगल ऑटो, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल और दूसरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनकर तैयार होंगी। अगली दोस्तों अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां पर दोस्तों यूपी सरकार स्टेट के अंदर दो और वन डिस्ट्रिक्ट वन थीम बेस्ड प्रोग्राम्स को लॉन्च करने जा रही है, और दोनों को लेकर यूपी सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स प्लानिंग कर रहे हैं। तो इन दो में से एक तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम का दूसरा फेज होगा, क्योंकि पहला फेज काफी सक्सेसफुल रहा था, तो इसी कारण अब दूसरा फेज यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है, जिससे कि छोटे बिजनेसेस को अच्छा सपोर्ट मिल पाएगा। इस फेज में यूपी सरकार का टारगेट है कि टेक्नोलॉजी, पैकेजिंग, क्वालिटी और मार्केट एक्सेस, इसके ऊपर में प्रॉपर फोकस किया जाएगा, जो कि पहले फेज में नहीं हो पाया था। बाकी बात करूँ दूसरे प्रोग्राम के बारे में, तो वो वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजिन प्रोग्राम होगा, जहाँ पर यूपी के हर एक डिस्ट्रिक्ट के यूनिक फूड आइटम्स की मैपिंग और ब्रांडिंग की जाएगी, ताकि ये सारी चीजें लोगों के सामने आ पाएं। अगली दूसरा अपडेट नवी मुंबई से है, जहां पर भारत का पहला इंडोर लाइव एंटरटेनमेंट अरीना सेटअप किया जाएगा, और इसको लेकर अभी टेंडरिंग स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों के अंदर अंदर देखा गया कि हमारे देश के अंदर कॉन्सर्ट इकोनॉमी काफी तेजी से बढ़ी है, लेकिन अभी प्रॉब्लम यह है कि इस टाइप के कॉन्सर्ट्स के लिए, फिर इस टाइप के इवेंट्स के लिए हमारे देश के अंदर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। मेनली जो क्रिकेट स्टेडियम्स है वहीं पर ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं, जो आपने देखे भी होंगे। पर अब धीरे धीरे देश की अलग अलग स्टेट्स में इसको लेकर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएशन हो रहा है, और अभी सिडको इसी दिशा में काम कर रहा है, और उन्हीं के द्वारा ही ये इंडोर एंटरटेनमेंट अरीना तैयार किया जाएगा, जहां पर 20,000 की सेटिंग कैपेसिटी और 25,000 की स्टैंडिंग कैपेसिटी होगी। न्यूयॉर्क का मैडिसन स्क्वायर गार्डन, लंदन का O2 अरीना, जो कि ग्लोबली वेल नोन अरीनास माने जाते हैं, उन्हीं के स्टैंडर्ड्स को ये मैच कर पाएगा। अगली दोस्त अपडेट कर्नाटका से है, जहां पर कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एक नया बस डिपो और 4 नए बस स्टैंड तैयार करने जा रहा है मैसूरू के अंदर। और इसके थ्रू उनकी कोशिश है कि मैसूरू के आउटस्कर्ट्स पर जो मेजर पॉइंट्स हैं उनको मैसूरू के टूरिस्ट एरिया से कनेक्ट किया जाए। तो दोस्तों, बात करूं बस डिपो के बारे में, तो वो तो फैला होगा 6 एकड़ के एरिया में, और इसे प्रपोज्ड पेरिफेरल रोड के पास ही तैयार किया जाएगा। बाकी अगर बात करूं बस स्टैंड के बारे में, तो हर एक बस स्टैंड 2 एकड़ के एरिया में फैला होगा, जिससे कि हुनसूर, टी नरसीपुरा, एचडी कोटे और नंजनगुड़ जैसे जो प्लेसेस हैं वहां तक डायरेक्ट बस कनेक्टिविटी पहुंच पाएगी। अगले हफ्ते ही इसको लेकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और मैसूरू डेवलपमेंट अथॉरिटी डिस्कशन स्टार्ट कर देगी, और मोस्टली आपको अगले 2-3 महीने के अंदर अंदर सबकी डीपीआर बनती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट फिर से कर्नाटका से है, जहां पर दोस्तों कर्नाटका सरकार के द्वारा विराजपेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल का एक्सपेंशन अप्रूव कर दिया गया है, और अब इस हॉस्पिटल को एक अच्छे खासे बड़े हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया जाएगा। दोस्तों, विराजपेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल फिलहाल एक काफी छोटा हॉस्पिटल है, जहां पर सिर्फ 60 बेड्स की ही कैपेसिटी है। एक्सपेंशन प्रोग्राम के अंतर्गत इसको एक 250 बेड्स की कैपेसिटी वाले हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ओवरऑल 7.4 एकड़ के एरिया में फैला होगा, और वैसे बताया गया है कि यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज अवेलेबल हैं वो इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स की नहीं है, और इन्हें इमीडिएट अपग्रेड की जरूरत है। और यही मेन कारण है कि कर्नाटक सरकार ने अभी इसका एप्लीकेशन अप्रूव किया है। 95.6 करोड़ रुपीस इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे, और मोस्ट अगले 3 सालों के अंदर अंदर ये काम कंप्लीट हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट फिर से उत्तर प्रदेश से है, जहां पर देश की पहली इंडिजीनियस हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का इनॉग्रेशन कर दिया गया है हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा, और अभी ये वाराणसी के अंदर ऑपरेट करना स्टार्ट कर चुकी है। तो दोस्तों, ये वेसल भारत सरकार की हरित नौका इनिशिएटिव स्कीम के अंतर्गत बनाया गया है, जिसकी डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग दोनों का दोनों काम कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किए गए हैं। 24 मीटर के आसपास इसकी लेंथ है, जिसमें एक एसी केबिन बनाया गया है, और 50 पैसेंजर्स के आसपास इसकी कैरिंग कैपेसिटी बताई गई है। अभी वाराणसी के नमो घाट पर इसको लॉन्च किया गया है, और क्योंकि ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, तो अभी जैसे जैसे ये ऑपरेट होगी इस सब चीज़ों को देखा जाएगा कि कितना अच्छा ये परफॉर्म कर पा रही है। अगर ये सक्सेसफुल रहती है तो इस तरह के आपको बहुत सारे वेसल्स देश के अलग अलग एरियाज में ऑपरेट होते हुए दिखाई देंगे। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहां पर आंध्र प्रदेश सरकार को 7 वाटर एरोड्रोम्स के लिए अप्रूवल मिल चुकी है, और इसके साथ साथ हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की
एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी के द्वारा भी इनको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दे दी गई है। तो दोस्तों अगर आपको याद होगा तो आज से 5-7 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि आंध्र प्रदेश सरकार स्टेट के अंदर 10 वाटर एरोड्रोम्स को तैयार करना चाहती है उड़ान स्कीम के अंतर्गत, और अभी उसमें से 7 प्रपोजल्स को अप्रूवल मिल चुकी है। अलग अलग लोकेशंस जैसे कि जलापुटले, श्रीसैलम, काकीनाडा, प्रकाशम, सिलेरू, विजयवाड़ा और गणिकोटा, इन एरियाज में वाटर एरोड्रोम्स बनकर तैयार होंगे, जो कि मेनली तैयार किए जा रहे हैं सी प्लेन सक्सेस के लिए। अब ऐसा बताया गया है कि अगले महीने इनके ऊपर ग्राउंड वर्क स्टार्ट हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट राजस्थान से है, जहां पर स्टेट का पहला फोस्फेट फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया जा रहा है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा, और ऐसा बताया गया है कि यहाँ पर वो 5,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो दोस्तों ये प्लांट राजस्थान के साथ साथ पूरे नॉर्थ इंडिया का पहला फोस्फेट फर्टिलाइजर प्लांट होगा, जिसकी कैपेसिटी 1 मिलियन टन पर एनम की बताई जा रही है। 2 फेज में इसको तैयार किया जा रहा है, जहाँ पर हर एक फेज की कैपेसिटी 0.5 मिलियन टन पर एनम की है। और बात करो लोकेशन के बारे में तो चित्तौड़गढ़ टाउन के अंदर ये बनकर तैयार हो रहा है, जहाँ पर बनने के बाद की फर्टिलाइजर्स जैसे कि NPK, DAP और APS मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। और उसमें आपको बता दूं कि इस प्लांट का कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी 80% कंप्लीट हो चुका है। अगले 3 महीने के अंदर अंदर इसको ऑपरेशनलाइज कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट रैपिड रेल को लेकर है, जहां पर दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट ने NCRTC को ये कहा है कि वो गाजियाबाद जेवर RRTS प्लान्स को रिवाइज करें और इस कॉरिडोर को गाजियाबाद के बजाय अब दिल्ली के सराय काले खान से स्टार्ट किया जाए। तो दोस्तों आप जानते हैं कि NCRTC के द्वारा एक नया RRTS कॉरिडोर प्लान किया गया था गाजियाबाद से नोएडा एयरपोर्ट के बीच, पर सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग अलग अथॉरिटीज जिसमें मेनली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा कहा गया है कि अगर इस कॉरिडोर को गाजियाबाद से बनाया जाता है तो इसमें लो डाटाशिप देखने को मिलेगी और इस RRTS कॉरिडोर का जो असल पोटेंशियल है वो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर इसे दिल्ली से बनाया जाता है तो यहाँ पर अच्छी खासी डाटाशिप भी देखने को मिलेगी। और यही मेन कारण है कि अब NCRTC दिल्ली से नोएडा के बीच में एक नई अलाइनमेंट की फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट करेगी, जिसके चलते नोएडा सिटी सेंटर, सूरजपुर और येडा के कई सारे सेक्टर्स इस नई अलाइनमेंट के थ्रू कनेक्ट हो पाएंगे। और जैसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं तो अब काफ़ी हाई चांसेस है कि गाजियाबाद वाली जो अलाइनमेंट है वो कैंसिल होगी और उसके बदले में ये नई अलाइनमेंट के ऊपर NCRTC काम करेगा। अगली दोस्तों अपडेट अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी JP मॉर्गन चेस की तरफ से है, जो ऑलमोस्ट एक दशक के बाद भारत के अंदर उनकी एक नई ब्रांच को सेटअप करने जा रहे हैं और इसके लिए उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अप्रूवल मिल चुकी है। तो दोस्तों JP मॉर्गन चेस ऑलरेडी भारत के अंदर 3 ब्रांचेस को ऑपरेट करती है, मुंबई, न्यू दिल्ली और बेंगलोर के अंदर। पिछली बार 2016 के आसपास इनको अप्रूवल दी गई थी एक नई ब्रांच को लेकर, और उसके बाद अब जाकर इनके द्वारा कोई नई ब्रांच सेटअप की जा रही है। पुणे के अंदर इनकी नई ब्रांच बनकर तैयार होगी और ओवरऑल हंड्रेड्स ऑफ नई जॉब्स यहाँ पर जनरेट कर पाएंगे। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट तमिलनाडु से है, जहाँ पर दोस्तों हमारी यूनियन मिनिस्ट्री सिविल एविएशन के द्वारा 109 करोड़ रुपीस के और फंड्स एलोकेट किए गए हैं तमिलनाडु में 3 एयरपोर्ट्स को लेकर, और इसमें से 24 करोड़ रुपीस सलेम एयरपोर्ट पर, 59 करोड़ रुपीस वेल्लोर एयरपोर्ट पर, जबकि 26 करोड़ रुपीस नेवेली एयरपोर्ट पर खर्च किए जाएंगे। दोस्तों ये तीनों के तीनों ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जिनको भारत सरकार उड़ान स्कीम के अंतर्गत अपग्रेड कर रही है। इनफैक्ट इनको अपग्रेड कर दिया गया है, क्योंकि नेवेली और वेल्लोर एयरपोर्ट का तो अपग्रेड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, जबकि सलेम एयरपोर्ट तो ऑपरेशनलाइज भी कर दिया गया है। अभी कुछ नई फैसिलिटीज बनाने के लिए यहाँ पर फंड्स अप्रूव किए गए हैं, जिससे कि यहाँ पर लोगों को एयर ट्रैवल में और आसानी हो पाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन वीडियो के लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।